Hello and welcome to Target Gurukul. This is your educator and mentor Dipali, and here I am with another current affair video of April 2023. ठीक है, तो ये आपकी वन शॉर्ट वीडियो होगी. इसके सिवा आपको और कुछ भी नहीं करना है फॉर दी करंट अफेयर. इतना आपको याद रखना है. यहाँ पे मैं आपसे आपका स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों ही कवर करने वाली हूँ. ओके, सो दिस इज योर अप्रैल करंट अफेयर वीडियो. और हो सके तो इसको जितना हो सके आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बिकॉज तभी मोटिवेशन मिलेगा. एंड आई विल अपलोड द मई एंड जून करंट अफेयर एज वेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. यहाँ पे देखिए, पहला आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में थी. ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में तब आई क्योंकि इसका 50 साल पूरा हो गया था. प्लस अभी पिछले साल केशव नंदा भारती जो थे उनकी डेथ भी हो गई थी. इस वजह से ये जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है वो न्यूज़ में आ चुका है, जो कि पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब देखिए, यहाँ पे बात करी जा रही है केशव नंदा भारती जजमेंट की. ठीक है, तो केशव नंदा भारती जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है, जो शायद ही किसी को नहीं पता होगा, वो अपना 50 साल कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, अब 1973 का केस है, तो 50 साल 2023 में इसके कंप्लीट हो जाते हैं. बात किस चीज़ की करता है? ये बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर की. तो ये आपको याद रखना है. अब होता क्या है इसमें कि केरला गवर्नमेंट के सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं. कुछ चैलेंजेस केशव नंदा भारती जी उठाते हैं हाई कोर्ट के सामने. ये दिखाते हैं कि वॉयलेशन हुआ है उनके फंडामेंटल राइट्स का, जो कि 25, 26, 31 ये सब में इंश्राइन करते हैं. तो अब आपका होमवर्क क्या है? आपको आज ही आपको ये एज अ होमवर्क याद कर लेना है इन फंडामेंटल राइट्स को. ठीक है, बिकॉज दे आर द क्रक्स. फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, प्रियम्बल, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो इनको तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना ही होगा. ओके, सो देखिए, यहाँ पे बात करी गई. अब इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बातें आती हैं वो क्या है कि केशव नंदा भारती जो जजमेंट थी वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बेंच थी. 13 जजेस की बेंच बैठी थी. तो इट इज़ द लार्जेस्ट फॉर्म इन दी सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में केशव नंदा भारती एक ऐसा जजमेंट था जिसमें सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच जो है वो बैठी थी. तो आपको ये याद रखना है. अब देखो, उस केशव नंदा भारती के आने के पहले क्या क्या चीज़ें हो चुकी थी. जैसे कि आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन आया है, जो हमारे तत्व हैं, जो हमारे मूल तत्व हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, वो हमारा केशव नंदा भारती केस से ही निकल कर आता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गोलकनाथ केस की. गोलकनाथ केस की जो जजमेंट थी उसको करेक्ट किया गया था केशव नंदा भारती की जजमेंट में. और आर्टिकल 368, जो कि आपको पता होगा क्या होती है, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर होती है ये. मतलब वो इस आर्टिकल को यूज करके बाय स्पेशल मेजॉरिटी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, हमारे संविधान में कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं आर्टिकल 368 को यूज करके. तो ये बात हमारी गोलकनाथ केस में जो अपहेल्ड हुई थी उसको थोड़ा सा सही किया गया. और यहाँ पे डाला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर भी है और वो प्रोसीजर भी है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, तो दोनों ही आ जाती है इसके साथ साथ. और इसके साथ साथ ये भी बताया गया था इस लैंडमार्क केस में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक आपका बनकर आता है, कि ये जो प्रियम्बल होता है हमारा,
प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। ये बात भी इसी जजमेंट से निकल कर आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा कि केशव नंदा भारती केस का ओरिजिन होता कैसे है, और उसके साथ साथ ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का ओरिजिन कैसे होता है। तो मैं अगर आपको समझाऊं तो 1975 में इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का एक केस होता है, जिसको फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के नाम से एक चीज इंट्रोड्यूस कराई जाती है। भले ही ज्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है उस टाइम, बट फिर भी सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आता है वो इसी केस से आता है। फिर 1980 में मिनर्वा मिल केस होता है, जिसमें ये बोला जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब केशव नंदा भारती केस के बाद की जजमेंट है। ठीक है, तो देखिए कैसे इवोल्यूशन हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का। इंट्रोड्यूस वो हो गई, अब उसके बाद कैसे उसका इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे वो बड़ी हो रही है बेसिक स्ट्रक्चर, वो चीज जो है दिखाई जा रही है। फिर 1981 में वमन राव केस आता है, और वमन राव केस में बोलते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उससे एप्लीकेबल नहीं है वो रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि वो जो जब आई थी तो उसके पिछले जितने भी केसेस थे उस पे अप्लाई नहीं होगी, ये बात करी गई। उसके बाद 1992 में कि हो तो होलीहान केस और जाचिल्लू केस आता है, उसमें क्या होता है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात करी जाती है, और कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में डाल दिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा है। यहीं से आपका 10th शेड्यूल भी निकल कर आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो हमारा 10th शेड्यूल है ना, 10वीं सूची किसकी बात करती है, एंटी डिफेक्शन लॉ की। ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ का भी इसी से निकल कर आती हैं चीजें। फिर आता है 1992 का इंदिरा साहनी केस, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। रूल ऑफ लॉ को भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में डाल दिया जाता है इंदिरा साहनी केस से। ठीक है, फिर आता है एसआर बोम्बई केस, और एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में बोलते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस, ये सभी पार्ट हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। तो आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कोई स्पेसिफिक नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक बहुत वाइड चीज है, जिसमें आए दिन जो है जजमेंट से कुछ ना कुछ ऐड होता ही चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कोई कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ है, तो आपको बोल देना है नो। ठीक है, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज होती है। ये हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उसके थ्रू इवॉल्व चीज है, ये हमारे दिमाग के थ्रू आई है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो हमारा फंडामेंटल फीचर्स को होल्ड करता है, और ये कहता है कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट आप इनको चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि आर्टिकल 368 से। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये कुछ ही हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। यूनिटी, इंटीग्रिटी, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, सेक्युलर फेडरल रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर स्टेट, सुवेरेनिटी, ठीक है, बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, ये सब ही पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ओके, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से हमें जुडिशियल एक्टिविज्म का भी पता चलता है। हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारी जुडिशरी काम कर रही है, कितनी ज़्यादा वो एक्टिव है अपने काम करने में। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है, और ये हमारा जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है उसको भी कॉन्फ्लिक्ट करता है। मतलब ये जो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना देता था, कभी भी कोई एफआर छीन लेता था, अब वो लिमिटेड हो चुका था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आने की वजह से। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ थंबनेल
प्लीज़ एक बार इसको थम्स अप दे देना। ओके, देन आपका आता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब देखो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। और डिसेंट्रलाइज का मतलब ये करना है विकेंद्रीकरण। तो मतलब अब लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी, और अगर हम बहुत ज़्यादा इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाएं तो ये होता है हमारा पंचायत। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ जो हमारा है, वो हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात को दिखाता है। और यहीं के इसी के साथ साथ आपको 73rd एंड 72nd अमेंडमेंट, ये दोनों पता होनी चाहिए। अब क्या है ये, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। अदरवाइज वैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, इट्स ओके, आपको आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा, बट आपको कुछ तो मेहनत करनी है। तो आपको ये बताना है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब चलो देखो, कुछ चीज़ें बताती हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देखिए, 2023 में 30वीं एनिवर्सरी मनाई गई है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ठीक है, अब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का लेना देना किससे है, मतलब वो किस चीज़ से डील करते हैं? तो ये दोनों ही डील करते हैं रूरल और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से डील करते हैं। रूरल यानी कि गांव का इलाका यानी पंचायती राज, और अर्बन यानी कि म्युनिसिपैलिटी शहरी इलाका। ठीक है, वहां पे ये बात करते हैं 3 टियर गवर्नमेंट होने की। अब पंचायती राज, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ सेलिब्रेट कर रही है हमारा नेशनल पंचायती डे, जो कि होता है 24 अप्रैल को। तो ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि पीएम ने इंटीग्रेट किया है ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल के साथ। ठीक है, तो ई ग्राम स्वराज क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, यानी कि यहाँ पे पंचायत के साथ जो है इंटीग्रेट करके गवर्नमेंट क्या करेगी, गुड्स और सर्विसेज को जेम पोर्टल के थ्रू प्रमोट करेगी। ठीक है, यानी गांव के जो लोग हैं उनकी जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं उनको वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देगी, ताकि वो और बढ़ावा उनको मिल पाए। और इसके साथ साथ वो क्या करेंगे, पीएम ने हैंग किया है स्वामित्व। स्वामित्व का फुल फॉर्म याद रखना, ये आ सकता है। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज इन विलेज एरिया, यानी विलेज एरिया को मैप करके सर्वे करेंगे, और उसके साथ साथ हम ड्रोन्स वगैरह का भी यूज़ करेंगे। तो ये है स्वामित्व स्कीम। तो आपको स्वामित्व का फुल फॉर्म याद रखना होगा, और नेशनल पंचायती डे कब मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए आपको। देन देखिए, यहाँ पे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे रखी हैं, जो मैंने एज अ होमवर्क आपको पूछा था, बट आपका ये काम है कि आपको इनके आर्टिकल्स भी बताने हैं। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द PDF इटसेल्फ, फिर भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, कमेंट सेक्शन में एक बार रिपीट करना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। अब देखो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे डील करता है? पंचायती राज से, जो कि ऐड करता है पार्ट 9 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्ट 9 याद रखना, पार्ट 9 में हमारा पंचायत से रिलेटेड चीज़ें हैं। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है जो मैंने होमवर्क दिया था? 243 से लेके 243O तक आपके सारे आर्टिकल्स डील करते हैं। और इसी ने एक ऐड किया था 11वां शेड्यूल। ठीक है, तो 10वां एंटी डिफेक्शन लॉ, 11वां हमारा पंचायती राज, और इसके अंदर हमको 29 फंक्शनल आइटम्स मिलते हैं पंचायत के। अब देखो, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे डील करता है? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, यानी जहाँ पे आप रहते होगे म्युनिसिपैलिटी वगैरह, तो वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो जाएगी। अब ये क्या ऐड करता है? ये पार्ट 9A को ऐड करता है, और आर्टिकल ऐड करता है 243P से लेके 243ZG तक। उसके साथ साथ 12वां शेड्यूल ऐड करता है, और 18 फंक्शनल आइटम्स इसमें दिए जाते हैं। ओके, आई होप ये पूरा क्रक्स आपको क्लियर हो गया होगा इस टेबल से। तो कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ के जाओगे तो इनफ, मोर देन इनफ आप तैयारी करके जा रहे होगे। अब देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा था इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
मैं पहले इसको समझा देती हूँ क्या है। देखो फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों की ही बातें सुनी जाएंगी, और स्पेशली जो स्टेट्स पीछे रह जाते हैं उनकी बातें ज़रूर सुनी जाएंगी। यानी एक तरीके से सेंटर और स्टेट में भाईचारा बनाकर चलना फेडरलिज्म कहलाता है। वहीं पे अगर हम इसके आगे एक वर्ड कोऑपरेटिव लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा सेंटर है, जो हमारा यूनियन है, वो अब स्टेट्स को मदद करेगा। ठीक है, कोऑपरेट करेगा, उनकी मदद करेगा, या फिर स्टेट और स्टेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया। तो क्या हुआ है कि नीति आयोग, आप नीति आयोग को जानते हो, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो आयोग है वो एज अ प्लेटफॉर्म एक्ट करेगा प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ठीक है, यानी जो हमारा थिंक टैंक है, जो हमारा नीति आयोग है, वो मेन पार्ट निभाने वाला है इस पूरे चीज में। ठीक है, अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किस शेड्यूल को बढ़ावा देता है, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है 7th शेड्यूल। यानी हमारा जो सेपरेशन है, सेंटर की अपनी लिस्ट बनी हुई है, स्टेट की अपनी लिस्ट बनी है, कॉन्करेंट लिस्ट बनी है, ये सब किसके अंदर है, 7वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजों की बात करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक छोटा सा टॉपिक है, पता होना जरूरी होता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, असेसमेंट ऑफ चाइल्ड सस्पेक्ट्स। अब जो चाइल्ड सस्पेक्शन में रखे जाते हैं उनका असेसमेंट करना है, उनकी जांच पड़ताल करनी है। तो ये कौन करवाएगा, ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, ये करवाएगा। और इसने इशू किया है गाइडलाइन ताकि एसेस कर पाए हम चाइल्ड सस्पेक्ट्स को। ठीक है, क्या है इसका लेना देना, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव इन बारून चंद्रा ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू केस में जारी किया और इनेबल किया गाइडलाइन फॉर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अगर नहीं जानते हो तो देखो, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वो होता है जब हमारा कोई चाइल्ड के थ्रू कोई क्राइम वगैरह अटेम्प्ट किया जाता है, कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जो कि वायलेशन कर रहा होता है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और ऑर्डर का, तो उसमें हम चाइल्ड को जेल नहीं भेजते हैं, हम चाइल्ड को सुधरने के लिए जुवेनाइल हाउस भेजते हैं। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसीलिए बिठा ली जाती है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट की है और उसमें ये पता लगाया है कि चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज अ माइनर एंड नॉट एज अ नॉट इन क्रिमिनल केस विच कम अंडर हियनस। कोई भी केस अगर हियनस क्राइम में आता है, लाइक जैसे कोई रेप केस हो गया वगैरह, तो उसमें हम चाइल्ड को एज अ माइनर ट्रीट करेंगे। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस ने ये बताया है। और ये किस एक्ट के अंतर्गत बताया है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015 के अंदर ये बातें बताई गई हैं आपको। ओके, फिर क्या आता है इसमें, ऑल दो जुवेनाइल जस्टिस डिफाइंस चाइल्ड। देखो, अब चाइल्ड की डेफिनेशन भी दी है जुवेनाइल जस्टिस ने, बोला कि 18 साल की एज नहीं कंप्लीट करी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये पर्सन जो है, ये बच्चा जो है, वो चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। और उसके साथ साथ एक प्रोविजन भी डाला है कि चाइल्ड इन एज ग्रुप ऑफ 16 और 15 ईयर्स, 16 से लेके 18 साल की उम्र तक, उसको could be tried as an adult in case of heinous offenses। तो उसको हम ट्राई कर सकते हैं एक एडल्ट की तरह, अगर उसने कोई बहुत गंदा काम किया है, कोई बहुत बुरा ऑफेंस करा है तो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रिंसिपल बताए गए हैं जुवेनाइल जस्टिस के। क्या बोलूँगी मैं इसको करने के लिए, नो, आपको ये करके नहीं जाना है। ठीक है, तो इसको आप PDF जब डाउनलोड करना तो अवॉइड कर लेना। देन आता है आपका ट्रिपल टेस्ट फॉर सेरोगेसी। ट्रिपल टेस्ट फॉर सेरोगेसी क्यों आया न्यूज़ में, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इवॉल्व किया ट्रिपल टेस्ट टू हेल्प अ कपल फेसिंग लीगल हर्डल्स टू हैव अ सेरोगेट चाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। कुछ लीगल हर्डल्स आ रहे थे कपल्स के सामने जब वो सेरोगेट वाली मदर को अडॉप्ट करवा रहे थे, इस वजह से ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने लाया था ऑर्डर। इसमें क्या किया,
इसमें ट्रिपल टेस्ट देखो सबसे पहले क्या होता है ये बता देती हूँ मैं। एक जेनेटिक टेस्ट होता है आपका फॉर हस्बैंड टू इंश्योर द चाइल्ड इज नॉट बॉर्न विद एनी डिसऑर्डर। तो ये दिखाता है कि चाइल्ड में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। और उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होता है फॉर द कपल टू असर्टेन देयर कैपेसिटी टू मैनेज द चाइल्ड। वो दिखाता है कि क्या वो अपने चाइल्ड को मैनेज कर पाएंगे। और एक इकोनॉमी टेस्ट होता है फॉर कपल टू इंश्योर दैट दे कैन प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। क्या वो चाइल्ड के फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, एक इकोनॉमी टेस्ट भी होता है। तो ये 3 टेस्ट के नाम आप याद रखिएगा, जनरल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड इकोनॉमी टेस्ट, यही होते हैं आपके ट्रिपल टेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक था छोटा सा, तो आपको इतना पता होना चाहिए इसके लिए। देन इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो असम और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और उसमें बोला कि जो लॉन्ग इंटर स्टेट डिस्प्यूट चल रहा था, जो पूरे कई वर्षों से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो मन मुटाव चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। इसमें डिस्प्यूट था क्वेश्चन का 123 विलेजेस पे, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम की बाउंड्री पे थे और 12 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते थे। ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट एग्री करती है कि कोई नया क्लेम नहीं करेगा, कोई नया एरिया क्लेम नहीं करेगा इन 123 विलेजेस के अंदर। एक पर्टिकुलर बाउंड्री ड्रॉ कर दी गई है इन दोनों के बीच में। तो आपको इतना याद रखना है। अब थोड़ा सा अपने मैप के, इंडिया के मैप के साइड थोड़ा नज़र डाल लेना, इसीलिए ये मैप यहाँ पे आपके लिए लगाया गया है कि जनरली किन किन स्टेट्स के बीच में जो है आपका डिस्प्यूट्स चलता रहता है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में जो है काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लेह मनाली हाईवे को लेकर, परनाव रीजन को, पंचकुला के रीजन को लेकर, हरियाणा पंजाब के बीच में चलता रहता है झगड़ा चंडीगढ़ के लिए, गुजरात और राजस्थान के लिए मनगढ़ हिल्स के लिए चलता रहता है झगड़ा। तो ये कुछ डिस्प्यूट्स दिखाए गए हैं जो स्टेट्स के बीच में चलते रहते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं करना है, एक बार इसको से बस गो थ्रू हो जाना है। फिर देखो रूरल अर्बन एरियाज आए थे न्यूज़ में। क्या है ये रूरल अर्बन एरियाज? रूरल अर्बन एरियाज में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने प्राइम मिनिस्टर की सजेस्ट किया कि डिफिनेशन चेंज कर दो रूरल अर्बन एरिया की। अब क्यों करा? देखो जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसने एक वर्किंग पेपर टाइटल किस नाम से जारी किया? अर्बन रूरल इंडिया, व्हाट इज़ अर्बन रूरल इंडिया। और उसमें सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को नीड सम मोर डायनेमिक अप्रोच टू डिफाइन रूरल अर्बन एरिया। बोला कि आप ये जो रूरल, जो ग्रामीण इलाका है और जो शहरी इलाका है, इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंजेस करो। और अलग अलग चेंजेस करी हैं अलग अलग स्टेट्स ने। करंट डेफिनेशन क्या है? एज 2017 के हिसाब से सेटलमेंट दैट एनी नॉट कंसीडर अर्बन इज ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड रूरल। तो ऐसी सेटलमेंट जो अर्बन में नहीं आती वो अपने आप ही रूरल में चली जाएगी। और दो तरीके की आपकी अर्बन सेटलमेंट होती हैं। एक आपकी होती है एडमिनिस्ट्रेटिवली अर्बन सेटलमेंट, यानी कि एक अर्बन लोकल बॉडी उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगी, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालेगी। और एक आती है आपकी सेंसस अर्बन सेटलमेंट, यानी कि वोटिंग के आधार पर आपको अर्बन हो कि रूरल हो ये चीज़ तय करी जाएगी। क्या वहाँ के लोग जो हैं, क्या वहाँ के 75% मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आते हैं, तो वो अर्बन के अंदर चली जाती है। ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं था। इसमें बस अर्बन और रूरल के बारे में समझाया था, जो कि मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद बात आती है आपकी नेशनल पार्टी स्टेटस की। तो देखो नेशनल पार्टी स्टेटस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी पार्टी भी हैं जिनसे जो नेशनल पार्टी का दर्जा है वो छीन लिया गया है और उनको रीजनल पार्टी बना दिया गया है। जैसे कि आप जानते होंगे कि तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी एंड सीपीआई, इन लोगों ने नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो खो दिया है।
उसके साथ साथ किन लोगों को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है? भारतीय जनता पार्टी, नेशनल इंडियन कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी नई ऐड हुई है तो आपको ये याद रखना है, और कौन कौन सी हटा दी गई हैं वो आपको याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले तो पार्टी को नेशनल कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी नेशनल पार्टी है या नहीं है। तो देखो, हाउ इज पार्टीज नेशनल स्टेटस डिसाइडेड? तो लोकसभा में जो स्टेट पोल होने चाहिए वो कम से कम 6% होने चाहिए, या फिर वो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में उसने सरकार बनाया हो, तो ऐसी पार्टी को हम जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। या फिर उसके साथ साथ उसके पास सीट्स होनी चाहिए 2% से ज़्यादा लोकसभा के अंदर, या फिर उसने 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट्स में अपना एक सरकार बनाई हुई हो, तो ऐसी पार्टी को हम नेशनल पार्टी का स्टेटस दे देते हैं। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था गवर्नर का। देखो, गवर्नर काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम, अप्रैल में। गवर्नर क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन अर्जिंग सेंटर टू सेटल टाइम लिमिट फॉर द गवर्नर फॉर क्लियरिंग बिल। जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ की, जो वहाँ पे सारे लॉ एंड ऑर्डर बनाती थी, उसने ये बोला कि गवर्नर को एक टाइम लिमिट दे दो कि किस टाइम लिमिट में उसको वो पर्टिकुलर बिल साइन करके देना है। बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे बिल गवर्नर अपने पास रख लेता है, विदहोल्ड कर लेता है, और इस वजह से वो बिल काफ़ी दिन तक रुका रह जाता है और पास ऑन नहीं होता है। इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम। अब देखो, गवर्नर की कुछ चीज़ें होती हैं, जब स्टेट लेजिस्लेचर उसको बिल भेजता है तो गवर्नर को क्या क्या करना होता है उस पर। या तो वो अपना एसेंट दे देगा बिल को, ठीक है, मतलब उसको मर्जी दे देगा कि ठीक है इसको पास कर दीजिए, या फिर वो विदहोल्ड कर लेगा बिल को, या फिर वो रिटर्न कर देगा बिल को और कहेगा कि आप एक बार इसको सोचो। याद रखना, मनी बिल को रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और या फिर क्या करेगा, वो रिजर्व कर लेगा बिल को ताकि वो प्रेसिडेंट को बिल भेज पाए। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जिसको हम बोलते हैं। और यूक्रेन रशिया वॉर में ये काफ़ी न्यूज़ में था, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या था कि फिनलैंड जो है वो 31वीं कंट्री बन गई है जिसने नाटो को ज्वाइन करा है। तो ये याद रखना, ये आ सकता है कि कौन सी रीसेंट कंट्री थी जिसने नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन को साइन किया है, तो वो है हमारी फिनलैंड। ओके, ये याद रखना है। फिनलैंड जो कि एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट करा सोवियत यूनियन के साथ उसने, और वो नाटो में शामिल हुई अलायंस एज अ मेंबर। फिनलैंड इज अ पार्ट ऑफ नाटोज कलेक्टिव डिफेंस एंड इज कंसीडर्ड टू बी सिक्योरिटी जो गारंटी देता है। देखो, सबसे सिंपल याद रखो कि जो नाटो है वो किस लिए है, सिक्योरिटी की गारंटी देता है। यानी कि अगर नाटो के मेंबर्स पे कोई अटैक करता है तो ये कंट्रीज उसके लिए खड़ी रहती हैं हमेशा, ठीक है। अब नाटो स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये याद रखना, इट वाज स्टैब्लिश इन 1949 बाय द वॉशिंगटन ट्रिटी। तो वॉशिंगटन ट्रिटी से ऐड हुआ था नाटो, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट देती है ये। और किसके अगेंस्ट देती है? यूएसएसआर, ठीक है, यूरोपियन रीजन का जो यूएसएसआर वाला रीजन है, यानी जो हमारा रशिया का रीजन है, उसके खिलाफ मैक्सिमम ये रहती है। ओके, यहाँ पे आपको 51 इसके आर्टिकल में यूएन चार्टर साइन करते हुआ भी दिखाई देगा। इतना आपको ये नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी कंट्री रिसेंटली इसको ज्वाइन करी है। ये नाटो के मेंबर्स हैं, सारे आपको याद नहीं रखने हैं। जितना आप याद रख सकते हो, जैसे कि टर्की हो गया, जैसे फिनलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, तो थोड़ा बहुत याद रख लो। इन केस अगर आता है तो आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट आया आपका न्यूज़ चाबहार पोर्ट के बारे में, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाबहार पोर्ट क्या था कि पहली मीटिंग जो है इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की चाबहार पोर्ट की, वो हुई मुंबई में।
चाबहार पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चाबहार पोर्ट आपका लोकेटेड है शिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में, जो कि साउथ ईस्टर्न ईरान में लोकेटेड है, गल्फ ऑफ ओमान के पास में। 2016 में इंडिया साइन करता है ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट। किसके किसके साथ? ट्राईपार्टाइट का मतलब ही नाम समझ जाओ कि 3 पार्टीज होंगी यहाँ पे, ठीक है। 3 पार्टी का एग्रीमेंट है ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट। एक ईरान, दूसरी अफगानिस्तान और तीसरी जो है वो हमारी खुद की कंट्री इंडिया है। ये साइन करते हैं चाबहार पोर्ट। और ये पोर्ट क्या करता है? ये बाईपास करता है पाकिस्तान को। देखो, होता ये है कि अगर इंडिया को कोई ट्रेड का कोई चीज़ अगर अफगानिस्तान लेके जाना है, ठीक है, तो अफगानिस्तान ले जाने के लिए वो पाकिस्तान को क्रॉस करना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान उसे क्रॉस नहीं करने देता है। तो इसलिए इंडिया उसको बाईपास करके इसके थ्रू जो है अफगानिस्तान में एंटर करेगा। लेकिन उसके लिए भी ईरान से एक अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तो ईरान, इसीलिए हम लोग ईरान से काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाकर चलते हैं और इसीलिए ये एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। नेक्स्ट आपका आता है डी डॉलराइजेशन। अब ये टर्म क्यों आया है न्यूज़ में? डी डॉलराइजेशन का मतलब है, आप सब लोग जानते होंगे कि अगर हम बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी में सबसे टॉप पे कौन सी करेंसी रहती है? वो है डॉलर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसको महत्व मिल चुका है कि ये अब अपना मिसयूज करना स्टार्ट कर रही है। इस वजह से हम लोगों ने डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि डॉलर को ही हम अब ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये किस कंट्रीज ने किया है? ये किया है ब्रिक्स ने। ब्रिक्स में कौन कौन आता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका नेशंस ने। उनने बोला कि एक नई करेंसी लाओ पेमेंट के लिए, ताकि ये जो डॉलर की इतनी वैल्यू बढ़ जाती है उसको हम थोड़ा डी डॉलराइज कर पाएं, ठीक है। तो ब्रिक्स करेंसी विल बी यूज्ड फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। In recent time, BRICS has emerged as an institution which is challenging the dominance of Western world. देखो, आज के टाइम में ब्रिक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ब्रिक्स ये जो ग्रुप है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया है जो कि चैलेंज कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के डोमिनेंस को। वेस्टर्न वर्ल्ड में कौन आता है? जो यूएसए है, जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, इन लोगों की जो डोमिनेंसी चल रही है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। इसमें हमारा इंडिया भी आता है, आपको ये याद रखना है। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मतलब हमको डॉलर को ख़त्म करना है। फिर आता है कोची वाटर मेट्रो। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये क्या है, ये क्यों न्यूज़ में था? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो कोची वाटर मेट्रो को फॉर्मली इनॉग्रेट किया है, ठीक है। कोची वाटर मेट्रो इज एन इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो, वाटर मेट्रो है, पानी के अंदर मेट्रो है, ओके। द प्रोजेक्ट एम टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। तो वो जो लैंड पे ट्रैफिक हो जाता है ना, उसको कम करने के लिए है और इम्प्रूव करने के लिए है कनेक्टिविटी को। उसके साथ साथ द प्रोजेक्ट रिसीव फंडिंग फ्रॉम द केरला गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है कि कोची कहाँ है, तो कोची इज इन केरला। तो केरला गवर्नमेंट इसको फंडिंग भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा KfW जर्मन बैंक भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि कोची वाटर मेट्रो कहाँ पर है। देन एक्सरसाइज इन न्यूज़। देखो, कौन कौन सी एक्सरसाइज न्यूज़ में थी? स्लीनेक्स नाम की एक एक्सरसाइज न्यूज़ में थी। अब आप बहुत आसानी से इसके नाम से ही समझ जाओगे किसके किसके बीच में होती होगी। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जो कि बायलेटरल मैरीटाइम है, यानी पानी में होती है, स्लीनेक्स 23 एक्सरसाइज। देन आता है कवच, एक्सरसाइज कवच।
एक्सरसाइज कवच किससे रिलेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, ठीक है। अंडमान निकोबार कमांड फोर्सेस और जॉइंट मिलिट्री आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड मिल के एक्सरसाइज कवच करते हैं। देन एक्सरसाइज कोप इंडिया 23 आती है। ये एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है, यानी हवा में होती है, और इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स करती है कोप इंडिया 23। देन एक्सरसाइज ओरियन थी न्यूज में। एक्सरसाइज ओरियन क्या है? एक्सरसाइज ओरियन जो है वो मल्टीलेटरल है एक्सरसाइज, बिसाइड इंडियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स, तो काफ़ी लोग मिल के करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। देन आती है आपकी इनियोकोस 23। तो ये किसके किसके बीच में होती है? ये इंडिया की एयरफोर्स के बीच में होती है और मल्टीनेशनल है ग्रीस एयरफोर्स के साथ, ठीक है। तो इंडिया और ग्रीस के साथ होती है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज। देन आता है न्यूज में आपका इको सेंसिटिव जोन्स। तो इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मॉडिफाई किया कि ऑर्डर को इको सेंसिटिव जोन्स अराउंड प्रोटेक्टिव एरियाज। इको सेंसिटिव जोन्स वो जोन होते हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, मतलब कि उनकी जो इकोलॉजी है, उनकी जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको बचाने की ज़रूरत है क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव है। जैसे कि आप जानते होंगे वेस्टर्न घाट्स जो इंडिया में हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वहाँ पे रहने वाले जो जानवर हैं, अगर थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगती है, कम होने लगती है। तो ऐसे इको सेंसिटिव जोन्स के जो दायरा है उसको बढ़ाने की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब देखो, मॉडिफाई करा जून 2022 में, ऑर्डर किया, मैंडेट किया, मिनिमम 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए नेशनल पार्क के अराउंड। तो मान लो अगर ये आपका नेशनल पार्क है तो इसके अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी तक इको सेंसिटिव जोन बनेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर की दूरी तक जो है आपका इको सेंसिटिव जोन ESZ रहेगा। ये आपका काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम पे, इस वजह से। देन आपका नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर आता है सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में। तो देखो, सी सरफेस टेम्परेचर नाम से ही अगर आप इसका काम निकालो तो जो सी का सरफेस है उसका टेम्परेचर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कर रहे हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर हैं वो काफ़ी गल रहे हैं, और पानी जो भरा हुआ है सी के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे ग्लोबल एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर जो है 21.1 डिग्री सेल्सियस तक राइज किया है, जो कि अपनी पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है। ओके, 16 अप्रैल को ये आया था। 16 अप्रैल को सबसे ज़्यादा नॉर्मल लेवल से भी 2 डिग्री ज़्यादा जो है वो राइज हुआ दिखाई दिया था। और जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है और जो साउथ अरेबियन सी वाला रीजन है वहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरीन हीट वेव्स आई थी, मतलब कि जो गर्म हवाओं का थपेड़ा था वहाँ पे फील करने को काफ़ी ज़्यादा मिला था, इस वजह से न्यूज़ में था। अब आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में अल नीनो को और ला नीना को डिफाइन करना है। ये अल नीनो और ला नीना में कौन सा इंडिया के लिए अच्छा होता है और एक्चुअल में होता क्या है, ये ज्योग्राफी के ये जो 2 टर्म्स हैं इनको आपको कमेंट सेक्शन में डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ आता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड निकालता है। हैज़ रिलीज स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसमें 8 बिलियन लाइफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी 8 बिलियन लोग जो हैं वो दिखाए गए हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये निकालता कौन है? आपको बस ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आपका आता है नेक्स्ट करंट अफेयर, दिस इज लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट जो है आपका यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसका फुल फॉर्म याद रखना। लीगो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो लीगो रिलेटेड है लेज़र इंट्रोफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड, लीगो कहते हैं इसको हम। और लीगो क्या करेगा? ग्रेविटेशनल वेव्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स को लेजर के थ्रू आइडेंटिफाई करना इज लीगो।
और इसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसकी लोकेशन है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। देन आपका न्यूज़ में था सांची। तो सांची क्यों न्यूज़ में था? सांची स्तूपा आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में है, जो कि बिकेम इज ऑल सेट टू बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी। तो कंट्री की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश बनने वाली है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट साइट है, आप जानते हो सांची स्तूपा एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट साइट है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पे आप प्लेस रिलेटेड टू बुद्धिज़्म देखोगे, जो कि नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, लेकिन यहाँ पर अशोका के द्वारा बुद्धा के रेलिक्स को डाला गया है, जो बुद्धा के अवशेष हैं उनको दफनाया गया था। इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये 4 गेटवेज का भी पार्ट है। ठीक है। देन आपका न्यूज़ में था मना मदुरई पॉटरी। ये क्या है मना मदुरई पॉटरी, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो मना मदुरई पॉटरी जो कि तमिलनाडु रीजन में काफ़ी फेमस है, उसको जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि मना मदुरई पोट्री है किस स्टेट की, और उसके साथ क्या मतलब अभी रिसेंट में हुआ है। तो जीआई टैग मिला है उसको, और तमिलनाडु स्टेट से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ था लद्दाख वुड्स कार्विंग का। तो लद्दाख वुड्स कार्विंग को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपको याद रखना, नाम में ही इसका काम है, यानी वुड्स पे कार्व किया जाता है, वुड्स पे कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये हमारा रिलेटेड है लद्दाख से। नेक्स्ट आपका है नगरी दुबराज राइस। तो जो नगरी दुबराज राइस है वो किस स्टेट का है? वो छत्तीसगढ़ का आपका राइस वैरायटी है। इसको भी जीआई टैग गवर्नमेंट ने दिया है। ओके। देन आप राजा रवि वर्मा न्यूज़ में थे। अब राजा रवि वर्मा न्यूज़ में क्यों थे ये आपको याद रखना है। तो इनकी 175वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि रही है पेंटिंग्स और पोर्ट्रे वगैरह में। इस वजह से इनको जो है द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट्स भी बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है राजा रवि वर्मा किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं। तो वो पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग से एसोसिएटेड हैं। उसके बाद अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करते हैं, तो इनको केसरी हिंद का गोल्ड मेडल दिया गया था 1904 में, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इनको ये अवार्ड दिया था। तो ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ केरला इनको एज हैज़ इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड इन हिज नेम। तो इनके नेम में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एक अवार्ड का नाम भी रखा हुआ है। उसके साथ साथ इनको केसरी हिंद भी दिया गया था। अब ये लास्ट आता है प्लेसेस इन वर्ल्ड एंड प्लेसेस इन न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो प्लेसेस इन वर्ल्ड तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपसे स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में तो प्लेसेस इन वर्ल्ड नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा रेडी रहना चाहते हो तो रशिया यूक्रेन वाला एरिया ज़रूर देख लेना, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो ब्लैक सी का रीजन है, कि ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं, रेड सी को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं, कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, यूक्रेन को कौन कौन बॉर्डर करता है। तो ये थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि ये न्यूज़ में था। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपका अरुणाचल प्रदेश का फिर से वही ज़ैमिथांग वाला रीजन न्यूज़ में था, जो कि पिछले मैप में भी मैंने आपको बताया था। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अरुणाचल प्रदेश की थी, वो आपकी काफ़ी न्यूज़ में थी। और उसके साथ साथ किबूथु विलेज अरुणाचल प्रदेश का न्यूज़ में था। मेघालय का कोंगथोंग विलेज न्यूज़ में था। तो ये कुछ न्यूज़ में चीज़ें थी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार भी मैंने वहाँ पे रिपीट किया था। तो इतना ही आपको जो अप्रैल का करंट अफेयर है वहाँ से पढ़ना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो आपका बहुत अच्छा अटेंशन जो स्पैन है वो है, और हो सके तो इसको एक बार फिर से
ज़रूर देखेगा और इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़िएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिफाइन करिए बिकॉज वो आपकी एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के रूप में आएगा। जितना हो सके इस टाइम मेहनत करो बिकॉज इट इज़ द टाइम टू गेट विक्ट्री। Okay, so let's meet in the next video. Till then, happy learning and Jai Hind.